सायरा सानोली रंगत की एक नहायत ही प्रकशिश लड़की थी। इसके लंबे घने बाल जो कमर से नीचे तक थे उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देते थे। वो बड़ी बड़ी स्याह आंखों वाली थी जिन पर नजर पड़ते ही इंसान उसके जादू में गिरफ्तार हो जाता। उसकी सानोली रंगत में घले नमकीन पानी की खुशबू ने उसे दूसरी लड़कियों से मुमताज बना दिया था। उसकी आदत थी कि वो रोजाना शाम को नहाती और मगरिब के वक्त छत पर चली जाती। अपने बालों को खुला रखने का उसे इतना शौक था कि उसने कभी भी बाल नहीं बांधे थे। माँ बहुत कोशिश करती कि वो बाल बांध लिया करे, लेकिन वो हमेशा मुस्कुराते हुए लाड से टाल देती। वक्त वैसे भी जल्द गुजरता है, लेकिन हुसैन लड़की का वक्त तो और भी तेजी से गुजरता है। सायरा भी जल्द ही उस उम्र में पहुंच गई कि उसकी शादी की बातें होने लगीं। फिर एक दिन उसकी शादी तय हो गई। जब से सायरा की शादी तय हुई इस पर निखार छा गया। दिन बदन उसका हुस्न बढ़ता ही जा रहा था। आखिरकार शादी का दिन आ ही गया। शादी की गहमा गहमी शुरू हो गई, लेकिन सायरा की शाम को छत पर जाने की आदत वैसी ही रही। माया की रात उसे ऑबटन लगा दिया गया और सारा दिन उसे छत पर जाने का मौका न मिल सका, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत बेचैन थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कहीं दौर से कोई उसे आहिस्ता आहिस्ता पुकार रहा हो। पुकारने वाले की आवाज़ जैसे किसी गहरे कनवे से आ रही थी, जिसमें कुछ ऐसी तड़प थी कि सुनकर उसका दिल अफसरदा हो गया। फिर वो बेअख्तियार सीढ़ियों की तरफ चल पड़ी। घर चूंकि मेहमानों से भरा पड़ा था, इसलिए किसी ने उसकी गैर मौजूदगी महसूस न की। सर्दियों की ठिठुरती हुई सरद रात थी। मेहमानों के लिए बस्तर लगाने का वक्त आया तो उसकी छोटी बहनें छत पर मौजूद स्टूर से बस्तर निकालने गईं। अचानक उनकी चीख से पूरा घर गूंज उठा। सायरा छत पर बेहोश पड़ी थी। शादी में आए हुए तमाम मेहमान परेशान हो गए और परेशानी इस वक्त और बढ़ गई जब उसके हाथ पांव मड़ गए। सायरा की माँ ने आयत कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता सायरा को होश आने लगा। अल्लाह के कलाम की बरकत से उसकी तबीयत संभल चली गई और कुछ ही देर में वो गहरी नींद सो गई। घर में इस सूरत हाल पर शदीद खौफ का आलम था। सबके चेहरों पर बेपनाह तशवीश थी, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर के चेक अपने उसे मुकम्मल सेहतमंद करार दे दिया। शादी के बाद रुखसती हो गई और वो एक दूसरे शहर चली गई, जहां उसका घर शहर से कुछ दौर एक गैर आबाद इलाके में था, जहां बहुत कम घर बने हुए थे और वो भी एक दूसरे से काफ़ी फासले पर। यह 2 मंजिला मकान देखने में बहुत पुराना था। इस की तामीर में गुजरे वक्त की अजमत के निशानात छिपे हुए थे। निशानात भले ही मिट चुके थे, लेकिन अजमत रिफ्ता की गवाही दे रहे थे। इसका मरकजी दाखिली दरवाज़ा इंसानी हाथ की महारत का मुना बोलता सबूत था। दाखिली दरवाजे से मुत्तसिल सीढ़ियां थीं जो ऊपर वसिया बैठक तक जाती थीं, जहां से चंद कदम के फासले पर वसिया दालान और उसके दूसरी तरफ रहायशी कमरों की कतार थी। दूसरी मंजिल भी इसी तरतीब से बनी हुई थी। छत पर सबसे अलग थलग एक वाशरूम था जो किसी के इस्तेमाल में न होने की वजह से उरसा दराज से बंद पड़ा था। इस जगह कल 4 घर थे और सामने एक खुला मैदान। कोई 100 कदम दौर एक कब्रिस्तान था जिसमें बेमुश्किल 12 से 15 कब्रें होंगी। इस कब्रिस्तान से मुत्तसिल एक 4 दीवारी भी थी जो गैर मजहब अफराद के लिए मखसूस थी। इसके अलावा जो आबादी थी वो भी मुख्तसर थी, लेकिन यहाँ से कम अज़ कम आधा किलोमीटर दौड़ थी। सायरा का कमरा ऊपर वाली मंजिल पर था। घर की दाएं जानिब वाली दीवार के बाहर जो दरख्त था वो ऊपर आते हुए इसके कमरे की खिड़की के बिल्कुल सामने नजर आता था। दरख्त इससे भी बुलंद था जो खिड़की से ऊपर जाते हुए छत तक पहुंच जाता था। शादी से पहले सायरा के साथ एक मसला था कि कभी कभार वो सूते में हड़बड़ाकर उठ बैठती और चीखें मारना शुरू कर देती। ये सिलसिला शादी के बाद भी जारी रहा, लेकिन ससुराल वालों ने भी उसके इस मसले को ज़्यादा अहमियत न दी, क्योंकि अक्सर लोग सूते में डर जाते हैं। लेकिन एक दफ़ा ये मामला संजीदगी अख्तियार कर गया। जब इसी तरह वो चीखें मारती हुई जागी तो उसका शवहर भी चीख मारकर बैठ गया। तमाम घर वाले दौड़ते हुए उनके कमरे में आ गए। सायरा की तो समझ आ गई, लेकिन उसके शोहर ने क्यों चीख मारी इस बारे सब फिक्रमंद थे। उसका शोहर कमर पर हाथ रखे बैठा था। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नजर आ रहे थे। उसकी कमीज उठाकर जब कमर देखी गई तो उस पर बहुत बड़े साइज की अंगुलियों के नीले रंग के निशानात थे। नीले रंग के इसलिए कि जब बहुत जोर से थप्पड़ मारा जाए तो इस जगह पर खून जम जाता है। किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। इस प्रसरार वाक़ये से तमाम लोग सहम गए। सलीम बहुत फिक्रमंद था। सायरा की जो हालत थी वो तो अलग बात थी, लेकिन जब उसकी कमर पर थप्पड़ के निशान पड़े तो वो मुकम्मल तौर पर परेशान हो गया। वो हकीकत पसंद इंसान था। इसके जहन में 2 बातें थीं। एक ये कि वाकई किसी और मखलूक ने ऐसा किया है, और दूसरा ये कि सायरा ने सोते में नफसियाती दबाव की वजह से उसकी कमर पर थप्पड़ मार दिया। सलीम ने फैसला किया कि छुट्टियां खत्म होने वाली हैं, जिसके बाद उसे वापस दबी चले जाना है
तो बेहतर होगा कि वो सायरा को लेकर हनीमून के लिए निकल जाए। उसने 2 मकामात का फैसला किया, पहले लाहौर, फिर वहां से मरी से सीधा वापस। लाहौर में अजीज़ों के यहाँ ठहरना था और मरी में होटल में क़याम करना था। वो लाहौर में बहुत सी जगहों पर घूमे। सायरा को सबसे ज़्यादा शाही किला और बादशाही मस्जिद पसंद आए। उसे उन तारीखी इमारतों में से तारीख छानकती नजर आ रही थी। उसकी तारीखी इमारतों से दिलचस्पी को देखते हुए सलीम के रिश्तेदारों ने फैसला किया कि इन्हें 2 और तारीखी मकामात भी दिखा दिए जाएं, जिनमें एक शालामार बाग और दूसरा मकबरा जहांगीर शामिल थे। सलीम के कज़न ने कहा कि पहले शालामार बाग चलते हैं, फिर वहां से मकबरा जहांगीर चले जाएंगे और फिर वहां से वापसी पर रंग रोड से सीधे घर चले जाएंगे, जो उनके लिए बेहतर रहेगा। वो शाही किला से निकलकर रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े। दोमुरिया पल से वो रेलवे पल के नीचे से होते हुए पीछे बाग बामपुर वाली रोड पर निकल आए। इस रोड पर चलते हुए इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के सामने से गुजरते हुए वो शालामार बाग पहुंच गए। वहां पर आधा घंटा रखने के बाद वापसी इसी रास्ते से होते हुए वो मीनार पाकिस्तान के दाईं तरफ से गुजरते हुए ट्रैफिक के हजूम के साथ साथ रावी